अगर आपको लगता है कि 2026 में दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगी, तो सच्चाई ये है, असली उथल-पुथल अब शुरू होने वाली है। आज हम शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के दौर में नहीं हैं, बल्कि परमानेंट अनसर्टेनिटी के युग में एंटर कर चुके हैं। पहले क्या होता था ना, जब भी मार्केट्स गिरते थे तो उसके पीछे कोई एक बड़ा कारण होता था, जैसे इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव, कोई वॉर होना या फिर इन्फ्लेशन। कुछ टाइम बाद हालात नॉर्मल हो जाते थे और अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती थी, यानी परेशानी टेम्परेरी होती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज ग्लोबल मार्केट्स किसी एक रिस्क से नहीं, बल्कि मल्टीपल रिस्क एक साथ झेल रहे हैं। इकोनॉमिक शॉक्स, महंगाई, इंटरेस्ट रेट्स इनका बार बार बदलना और डेट प्रॉब्लम, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड वॉर्स, सैंक्शंस, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, एआई, ऑटोमेशंस, जॉब का बदलना, क्लाइमेट रिस्क्स, एक्सट्रीम वेदर, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, ये सारे झटके अब अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को बड़ा बना देती है। जैसे अगर लड़ाई होती है, तेल महंगा होता है, देन महंगाई बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं और मार्केट्स गिरने लगते हैं ऑटोमेटिकली। इसीलिए आज की अनसर्टेनिटी कोई कुछ महीनों की वॉलेटिलिटी नहीं है, बल्कि सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। इसी को कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी, यानी ऐसा रिस्क जो बार बार आता रहेगा और जल्दी खत्म नहीं होगा। अभी के टाइम में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा, ये वाली सोच काम नहीं करती। हमें ये मानकर चलना होगा कि अनसर्टेनिटी अब एक्सेप्शन नहीं बल्कि न्यू नॉर्मल बन गई है। यही कारण है कि आज इन्फ्लेशन को एक टेम्परेरी स्पाइक नहीं बल्कि इकोनॉमी का परमानेंट प्रेशर समझना जरूरी हो गया। पिछले करीब 30 सालों में महंगाई ज्यादातर सरकारी पॉलिसीज की गलतियों की वजह से बढ़ती थी और स्ट्रिक्ट एक्शन उठाने पर कुछ टाइम में कंट्रोल भी हो जाती थी। लेकिन 2020 के बाद महंगाई बढ़ने का कारण बदल गया। अब ये सिर्फ पॉलिसी नहीं है, बल्कि बार बार होने वाली सप्लाई साइड प्रॉब्लम से पैदा हो रही है, जैसे एनर्जी प्रॉब्लम, लेबर की कमी, लड़ाई और जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई चेन का टूटना, जिसकी वजह से इसे काबू में करना ज़्यादा मुश्किल हो गया। 2020 से पहले दूध 40 रुपए से 42 रुपए होता था और कुछ महीनों में कीमतें नॉर्मल हो जाती थी। पेट्रोल या सब्जियों की महंगाई भी अनस्टेबल होती थी, लेकिन 2020 के बाद वही दूध 40 रुपए से 60 रुपए हो गया और वापस नीचे नहीं आया है। वहीं गैस, बिजली और ट्रांसपोर्ट लगातार महंगे बने रहे। यही फर्क दिखाता है कि पहले महंगाई एक टेम्परेरी झटका थी, जबकि आज ये एक लगातार बनी रहने वाली रियलिटी बन चुकी है। इन्फ्लेशन के कारण जब कॉस्ट लगातार बढ़ती रहती है तो सेंट्रल बैंक के पास इंटरेस्ट रेट्स तेजी से बढ़ाने के अलावा ज्यादा ऑप्शन नहीं बचते और यहीं से अगला बड़ा रिस्क स्टार्ट हो जाता है और सॉफ्ट लैंडिंग करने का भी ऑप्शन नहीं बचता। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा के महंगाई को कंट्रोल कर लें, लेकिन इकोनॉमी इन्फ्लेशन हिट ना करे और जॉब्स भी सेफ रहें। पर हिस्ट्री बताती है कि ऐसे बहुत कम ही हुआ है। जब भी अमेरिका में महंगाई ज्यादा रही और बेरोजगारी कम, तब महंगाई रोकने के लिए फेडरल रिजर्व को तेजी से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ानी पड़ी और लगभग हर बार इनका नतीजा रिसेशन के रूप में ही निकला है। 1980 से 1982 का यूएस रिसेशन इसका एग्जाम्पल है, जब 1970 के आखिर में महंगाई 13 से 14% तक पहुंच गई थी और फेड चेयरमैन पॉल वॉलकर ने इंटरेस्ट रेट्स लगभग 20% तक बढ़ा दिए थे। इससे महंगाई तो काबू में आ गई, लेकिन यूएस इकोनॉमी गहरी इन्फ्लेशन में चली गई। बेरोजगारी 10% से ऊपर पहुंच गई और लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। यही कारण है कि ये मानना है कि महंगाई बिना किसी दर्द के धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ये इतिहास के डेटा से मेल नहीं खाता। और असली खतरा तब शुरू होता है जब यही रेट्स लोन में डूबी हुई इकोनॉमी से टकराती हैं, जहां छोटी सी गलती भी पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिला सकती है। जब किसी कंट्री पे डेट बहुत ज्यादा होता है तो एक नॉर्मल सा रिसेशन भी धीरे धीरे फाइनेंशियल क्राइसिस में बदल जाता है। आज की ग्लोबल इकोनॉमी में गवर्नमेंट्स, पब्लिक डेट और प्राइवेट कंपनियां व लोगों, प्राइवेट डेट, इन दोनों पर ही अच्छा खासा कर्ज है। जब हालात अच्छे होते हैं तब तक ये डेट संभाला जा सकता है, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, डेट की असली प्रॉब्लम सामने आने लगती है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का मतलब है कि ईएमआई और लोन की किस्तें महंगी हो जाती हैं, कंपनियों की कॉस्ट बढ़ जाती है, गवर्नमेंट को भी ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। इस सिचुएशन में जो कमजोर उधारकर्ता यानी कि वीक बोरोवर्स होते हैं, जैसे ज्यादा कर्ज में डूबी कंपनियां, छोटे बिजनेसेस या पहले से दबे हुए देश, वो लोन को टाइम पे ऑफ नहीं कर पाते। एज ए रिजल्ट वो डिफॉल्ट में चले जाते हैं। जब बड़ी स्केल पे डिफॉल्ट शुरू होते हैं तो बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम इन पर स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्रेडिट मिलना मुश्किल हो जाता है, इन्वेस्टमेंट रुक जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है। इस तरह जो इन्फ्लेशन ज्यादा बड़ी स्केल पे नहीं थी, वो अब पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिला देती है।
यानी ज्यादा डेट इन्फ्लेशन के असर को कई गुना बढ़ा देता है और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी कारण सबसे मुश्किल पोजीशन में सेंट्रल बैंक्स आ जाते हैं। सेंट्रल बैंक्स एक तरह की डेट ट्रैप की प्रॉब्लम का सामना करते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस उठाने और इकोनॉमी स्टेबिलिटी बनाए रखने के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर सेंट्रल बैंक्स बहुत एग्रेसिव तरीके से इन्फ्लेशन को रोकने की कोशिश करता है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स को बहुत तेजी से बढ़ाना, तो इसे इकोनॉमिक सिस्टम में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ अगर बैंक जल्दी ही पॉलिसीज को ढीला कर देते हैं या इंटरेस्ट रेट्स कम कर देते हैं, तो इन्फ्लेशन स्थायी रूप से ज्यादा रह सकता है। इस प्रॉब्लम के कारण पॉलिसी मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और मार्केट अनस्टेबल हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो सेंट्रल बैंक्स हमेशा एक डिफिकल्ट रास्ते पे चलता है, इसीलिए रिस्क पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता। जहां एक तरफ इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना सेंट्रल बैंक्स के लिए एक तरह का चैलेंज है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन भी तेजी से बदल रहे हैं। दुनिया भर में जो पहले बिजनेस और सप्लाई चेन बहुत खुले और अफोर्डेबल थे, अब वो धीरे धीरे टूट कर अलग अलग बॉक्सेस में बंटते जा रहे हैं। यानी पहले जहां कंपनियां सस्ती और इफिशिएंट सप्लाई की खोज में किसी भी कंट्री से सामान मंगाती थी, अब उनका फोकस सेफ्टी और स्ट्रेटजी पे हो गया। इसका कारण यह है कि कंपनियां प्रोडक्शन अपने देश में वापस ला रही हैं, भरोसेमंद या पॉलिटिकल रूप से अपनी क्लोज कंट्री से ही सप्लाई कर रही हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रही हैं जो ट्रेड को रोकते हैं। कंट्रीज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रुप बना रही हैं जो सप्लाई चेन को इफेक्ट करते हैं। इस वजह से सप्लाई चेन महंगी हो रही है और बिजनेस का तरीका बदल रहा है। अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर का बिजनेस पहले सस्ता और तेज था, लेकिन अब अमेरिका सेफ्टी रीजन से कुछ हाई टेक कंपोनेंट्स चीन से इंपोर्ट नहीं करना चाहता। इसके लिए अमेरिका कंपनियों को अपने या अपनी दोस्ती वाली कंट्रीज से सेमीकंडक्टर मंगाने पे जोर दे रहा है। वहीं दूसरी सिचुएशन यूरोप रूस में सस्ता गैस खरीदता है। अब रूस यूक्रेन वॉर और सैंक्शंस के कारण यूरोप को दूसरे देशों जैसे नॉर्वे या अमेरिका से गैस मंगानी पड़ रही है, जिससे कॉस्ट बढ़ गई है। यही साइन है कि ग्लोबल सप्लाई चेन अब एक यूनिफाइड नेटवर्क नहीं है, बल्कि अलग अलग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बॉक्सेस में बंटने लगी है। एआई और ऑटोमेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कम टाइम में कम सोर्सेज में ज्यादा काम होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सिर्फ मैनुअल या फिजिकल जॉब्स नहीं, बल्कि वाइट कॉलर और क्रिएटिव जॉब्स भी अफेक्ट होंगे। इस कारण से अमीर और हाई स्किल्ड लोग और ज्यादा पैसे कमाएंगे, जबकि लेस स्किल्ड लोग जॉब्स खो सकते हैं। मान लो एक बड़ी लॉ फर्म में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और कानूनी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। पहले इन डॉक्यूमेंट्स को वकील या जूनियर लॉ असिस्टेंट तैयार करते थे। अब एआई टूल जैसे लीगल एआई सॉफ्टवेयर ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकता है, गलतियां चेक कर सकता है और क्लाइंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। इसका रिजल्ट ये होगा कि कई जूनियर लॉ असिस्टेंट्स की जरूरत कम हो जाएगी। जैसे एआई और ऑटोमेशन ने काम करने के तरीके बदल दिए हैं और कुछ नौकरियों की डिमांड घटा दी है, वैसे ही हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में भी एनर्जी और क्लाइमेट से जुड़े रिस्क महंगाई को लंबे टाइम तक ऊंचा बनाए रख सकते हैं। एनर्जी और क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क लंबे टाइम तक महंगाई को ऊंचा बनाए रखेंगे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स में इन्वेस्टमेंट तेजी से घट रहा है, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि एनर्जी की सप्लाई और डिमांड के बीच एक बड़ा अंतर बन गया है। जब सप्लाई कम और डिमांड बनी रहती है, तो एनर्जी की प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा ही बनी रहती है। हाई एनर्जी प्राइसेस सिर्फ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल के दाम बढ़ाती है, बल्कि बिजनेस का प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ाती है। इसका असर सीधे इन्फ्लेशन पर पड़ता है। साथ ही ये ग्रीन ट्रांजिशन की प्रोसेस को धीमा कर देता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होने से रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शन टाइम पर नहीं बन पाते। इस तरह एनर्जी सप्लाई का ये अनइवन बैलेंस और क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क लॉन्ग ड्यूरेशन में महंगाई पर प्रेशर बनाए रखते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को चैलेंज देते हैं। दुनिया अब उस दौर से आगे बढ़ रही है जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेबल और महंगाई कम थी, और अब हम ऐसे टाइम में हैं जिसे स्टैगफ्लेशन, स्लो ग्रोथ प्लस हाई इन्फ्लेशन कहा जा रहा है, जिसमें ज्यादा डेट, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और टेक्नोलॉजिकल चेंज द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। जो इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर और ओल्ड बिलीव्स पर ही भरोसा करते रहेंगे, वे पीछे छूटते जाएंगे। इस बदलती दुनिया में फ्लेक्सिबिलिटी, इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म सोच अब ऑप्शनल नहीं बल्कि जरूरी बन चुके हैं। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।